हर स्त्री यही चाहेगी कि मैं सुंदर दिखूं और मेरे बड़े सुंदर बाल हों, क्योंकि सबसे पहला जो दृश्य हम अपना चेहरा जब आईने में देखते हैं तो हम अपने चेहरे को देखते हैं, अपनी त्वचा को देखते हैं और अपने बालों को देखते हैं। सभी स्त्रियां अपने आप से मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, अपने को निहारती हैं, और जाहिर सी बात है निहारना भी चाहिए। अपने से प्यार नहीं करेंगे तो किससे प्यार करेंगे। हमेशा सचेत रहें, क्योंकि बाल आपकी खूबसूरती का राज हैं, जिसे हम क्राउन ऑफ द वुमन बोलते हैं, द ग्लोरी बोलते हैं, द क्राउनिंग ग्लोरी बोलते हैं, द ब्यूटीफुल मेन बोलते हैं, सुंदर घने लंबे बाल बोलते हैं। हेयर फॉल इन वुमेन, यानी कि जो बालों की तकलीफ है और जो बाल झड़ते हैं और जिसके साथ हम जूझते रहते हैं, तमाम उम्र ही अगर देखा जाए तो औरतों कभी ना कभी तो ये लगता ही है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और हल्के तो नहीं हो रहे हैं, घने हैं कि नहीं। इसी कारण मैं इतना महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ। देखा जाए तो हेयर फॉल पूरी उम्र ही रहती है। छोटी सी बात बताती हूँ, और वो बात ये है कि बाल पहले ग्रो करता है, यानी कि बढ़ता है। जैसे कि हम बीज लगाते हैं और वो पनपता है और उसको हम कहते हैं एनाजन फेज़। फिर उसका ऐसा फेज़ आता है जब वो कटने के लिए तैयार होता है, यानी उम्र बढ़ रही होती है, जो कैटोजन फेज़। और उसके बाद टीलोजन फेज़, जो कि झड़ने का फेज़ होता है। तो जब वो झड़ते हैं और ज़्यादा झड़ते हैं और अचानक से झड़ते हैं और बहुत मात्रा में झड़ते हैं, तो हम उसको कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। तो कितने बाल झड़ने एक दिन में सही माने जाते हैं? कई लोग कहते हैं 50 तक अगर बाल झड़ रहे हैं, कई कहते हैं 80 तक, कई कहते हैं 100 तक और कई कहते हैं 150 तक। पर इतना तो हम कह ही सकते हैं कि हमें खुद को मालूम होता है कि मेरे पहले इतने ही बाल झड़ते थे, 1-2 बाल झड़ते थे, एक गुच्छा झड़ता था, ये इतने सारे झड़ते हैं। तो आपको खुद ही पता होता है। अगर मोटा कहें, अगर 150 से ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। और सभी औरतें इसके बारे में परेशान रहती हैं। दूसरा ये होता है कि हम अपने आप बाल को देखते हैं। जब हम बाल में मांग निकालते हैं, चीर निकालते हैं, तो हमको दिखता है कि पहले तो जो चीर थी वो उसके आसपास इतने घने बाल थे, चीर कितनी मुश्किल से निकाला जा रहा है। और फिर हमें लगता है कि ये तो चीर इतनी चौड़ी हो गई है, वाइडन हो गई है। तो औरतों में भी बालों का हेयर लॉस होता है जैसे पुरुषों में होता है। तो जैसे पुरुषों में हमने देखा है कि उनका एलोपेशिया यानी कि बॉल्डनेस यानी गंजापन, तो ये जो होता है ये पुरुषों में प्रधान रहता है। और पुरुषों में जब बाल झड़ते हैं तो आगे की तरफ से बाल पीछे की तरफ पीछे रिसीड करते हैं, जिसको टेम्पोरल रिसेशन बोलते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ भी फ्रंटल रिसेशन बोलते हैं, और टेम्पोरल जो हिस्सा होता है वहाँ से बाल उड़ जाते हैं। तो औरतों में क्या होता है, जो आगे की तरफ के बाल होते हैं, जो फ्रंट हेयरलाइन होती है, वो तो हमेशा उतनी ही रहती है, पर जो इधर के बाल होते हैं वहाँ से वो हल्के होने लगते हैं। तो औरतों में फ्रंटल रिसेशन यानी कि जो बालों की हेयरलाइन है वो पीछे नहीं जाती, पर यहाँ पर बाल हल्के होते हैं और चीर मांग जो वो निकालते हैं वो चौड़ी होती जाती है। कभी कभी जब धूप भी पड़ती है तो दिखता है कि बिल्कुल स्कैल्प यानी कि जो गंजापन है वो दिख रहा है, और बाल जितने घने होते थे तो अब ये स्कैल्प क्यों चमक रही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। बाल जब झड़ते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए झड़ रहे हैं क्योंकि ये जैसे फीमेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस या हेयर लॉस बोलते हैं, इसी तरह मेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस मैंने बताया। ये जो होता है ये तो जेनेटिक होता है। जेनेटिक यानी कि कुदरती आ रहा है। तो जैसे कि हम कोई पुरुष होता है तो मुझसे पूछते हैं कि आपके पिताजी, उनके भाई, आपके दादा, नाना, इनके भी बाल झड़ रहे थे क्या, इनके भी बाल इसी तरह से गंजापन है। इसी तरह स्त्रियों से भी पूछते हैं कि आपकी माँ, आपकी मासी, आपकी बहन या आपकी मौसेरी बहन, इनमें भी कोई ऐसी तकलीफ़ है। अगर हाँ बोल रहे हैं तो फिर ये फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस में जाता है। इसके लिए कोई ख़ास इलाज है नहीं, पर वो बात है ना, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, चाहे वो दिलासा हो, चाहे वो आशा हो, चाहे वो वाकई असर कर जाए। ये हेयर लॉस इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग को कोई हार्मोन की तकलीफ़ है। आपने PCO यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में भी सुना होगा, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है।
और उसमें हार्मोन की कुछ बढ़ोतरी घटोतरी होती है। तो कहीं पे मेल हार्मोन पुरुष प्रधान हार्मोन होता है, कहीं फीमेल हार्मोन होता है, कहीं ना कहीं उसका बैलेंस हिल जाता है और उस बैलेंस हिलने की वजह से हमारे को हेयर लॉस होता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम बहुत तनावग्रस्त हैं, बहुत स्ट्रेस हैं, हम बहुत ही परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आदत ही है बस परेशान होने की, वो आदत से मजबूर वाले लोग भी होते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को कोई आदत नहीं है पर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तनाव आया, जैसे कि किसी बहुत प्रिय मित्र की या किसी प्रिय व्यक्ति की या पिता की, माता की, भाई की, बहन की, बच्चे की, बेटी की मृत्यु हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा भी होता है, इस तरह का तनाव भी होता है कि कोई ऐसी दुर्घटना हुई जो कि जैसे कि आप देखें कि जो लोग लड़ाई पर जाते हैं, फौजी होते हैं, वो लोग इतनी बुरी बुरी चीज़ें देख लेते हैं। हम लोग एक आम आदमी होते हुए भी कभी बॉम्ब का विस्फोट देख लेते हैं, कभी टेररिस्ट अटैक के बारे में दे देते हैं, कभी शारीरिक शोषण भी होता है, उससे भी तनाव होता है जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। उसकी वजह से भी हम लोगों को तकलीफ हो जाती है और हमारा हेयर लॉस होता है। जो हमारी खुराक है, डाइट है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा खाना तो खाना ही है, पौष्टिक खाना, फुल्ली बैलेंस न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार, ये तो हमें खाना ही है और अगर उसमें कहीं कमी हो तो भी तकलीफ़ होती है। खाने के कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कण होते हैं, पदार्थ होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन आपने सब सुने ही हैं और आपने मिनरल्स भी सुने होंगे। मिनरल्स में 2 प्रकार के मिनरल होते हैं, एक तो मैक्रो मिनरल होता है, एक माइक्रो मिनरल होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे विटामिन हैं उनका रोल तो होता ही है और जो हमारे मिनरल हैं उसमें आयरन यानी कि जिससे खून बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, उसका रोल है। और जो छोटे छोटे विटामिन हैं जैसे जिंक है, मैंगनीज है, सेलेनियम है, इन सब चीज़ों का भी रोल होता है। हेयर में खासकर विटामिन बी और उसके अलग अलग जो तरह होते हैं, आपको पता है विटामिन बी, B1, B2, B3, B4, B5, B6 कितने सारे तरह के होते हैं। तो उसमें कौन कौन से विटामिन हैं जो खास विटामिन बी के रोल प्ले करते हैं, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। नींद, कहते हैं ना दिन है, दिन में 3 हिस्से होते हैं, 1/3 आपके कामकाज के लिए, 1/3 आपके आराम के लिए, 1/3 आपके सोने के लिए। तो अगर 3 हिस्सों में हम दिन को बांधें तो 8 घंटे तो आपको सोना है। तो जो कम सोते हैं या तनावग्रस्त होते हैं या जिनकी पक्की नींद नहीं होती या जिनको नींद जल्दी नहीं आती या समय से पहले उठ जाते हैं या कम सोते हैं या नींद ही नहीं आती है, इंसोम्निया की तकलीफ़ है, उन लोगों में भी होता है। तो मैंने क्या बताया, जेनेटिक यानी कि कुदरती जो हमें हमारे परिवार से हमारी बॉडी में मिल रहा है, जिस पे हमारा कोई जोर नहीं, हार्मोन जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी। तीसरा मैंने आपको बताया खुराक, चौथा मैंने बताया स्ट्रेस, पांचवा मैंने बताया कि कोई ऐसा स्ट्रेस जो कि हमें कोई दुर्घटना की वजह से हो गया हो। और एक और हार्मोन है जो थायराइड का हार्मोन है। थायराइड भी एक हार्मोन है जो यहाँ गले से निकलता है, उसकी मात्रा बढ़ सकती है, घट सकती है, वो भी हेयर पर असर करता है। नॉर्मल भी तो हम लोगों के हार्मोन बदलते ही हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन होती है, माहवारी होती है, गर्भवती होती हैं, गर्भपात होता है, फिर मेनोपॉज होता है न, तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन में बदलाव आते हैं। तो जैसे हम गर्भवती होते हैं तो कुदरत ने ऐसा बनाया कि उस वक्त बालों को बड़ी अच्छी खुराक मिलती है और हम लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग हमारे बाल हो जाते हैं। पर जब हमारी गर्भावस्था ख़त्म होती है तो खासकर 2-3 महीने के बाद अचानक से बाल बहुत झड़ते हैं। इसी तरह के जो नेचुरल वेज की वजह से बाल उड़ जाते हैं या गिर जाते हैं वो वापस आ जाते हैं आमतौर पर। जैसे कि अगर आप गर्भवती थी और अब आपका गर्भ ख़त्म हो गया तो उसके 2-3 महीने बाद आमतौर पर बहुत बाल झड़ते हैं, पर वापस वो आ ही जाते हैं। अब थायराइड है, अगर थायराइड की वजह से बाल कम हो रहे हैं और आप थायराइड को नियंत्रण में जल्द ही ले आएं, संदेश दे सकती हूँ कि हाँ बाल काफ़ी हद तक अच्छे से वापस आ जाते हैं। जो टीलोजन एफ्लुवियम होता है यानी कि जो बाल के झड़ने का समय होता है और समय के अनुसार वो झड़ रहे हैं, पर जो ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में झड़ रहे हैं तो वो भी बाल वापस आमतौर पर आ ही जाते हैं। पर जब मेनोपॉज हो जाता है तो फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं, मेल हार्मोन बढ़ जाता है और मेल हार्मोन बढ़ेगा तो जड़ों पे असर पड़ेगा। जो जड़ है वो कमज़ोर होंगी, वो पतली होंगी, वो श्रिंक होती जाएंगी और बाल कम हो जाएंगे। ये सभी के साथ होता है। हम भाग नहीं सकते अपनी उम्र से, हम हार्मोन से भाग नहीं सकते। हेयर फॉल बीमारियों की वजह से भी होता है। और बीमारी कौन सी? जैसे कि फंगस की बीमारी हो जाए, अगर कोई डैंड्रफ भी
एक किस्म का फंगस है, और डैंड्रफ अगर हो जाती है तो भी हमारे बाल झड़ते हैं। टीनिया वाली, रिंगवर्म वाली इन्फेक्शन से भी झड़ते हैं। कई बार स्ट्रेस की वजह से परमानेंट एलोपेशिया का पैच हो जाता है, उसमें कई बार हम लोगों को उस जगह पे इंजेक्शन देने पड़ते हैं, और इंजेक्शन देने के बाद भी हम कई बार रिजल्ट्स नहीं पाते। जब बाल धोते हैं तो बाल हमारे किस किस्म के पानी से धुल रहा है, वो हार्ड वाटर तो नहीं है, वो हाई इन मिनरल्स तो नहीं है, वो पोल्यूटेड वाटर यानी कि गंदा पानी तो नहीं है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, उसमें क्या केमिकल्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स नहीं होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। कि जो हेयर फॉल है उससे हम कितने प्रभावित हो रहे हैं। एक ना एक साइकिल हो गया, तो विशियस साइकिल में अगर हम बंध जाएंगे तो फिर तो और भी बाल झड़ेंगे। तो हमेशा आशावादी रहिए, मतलब हाँ, अगर जड़े हैं तो वापस आ जाएंगे। अब तो एक हेयर फॉल एक बात होती है, बालों का कम होना। दूसरी एक बात होती है कि जो हमारे बाल थे उसकी जो क्वालिटी थी, जो उसका टेक्सचर था, जैसे मुलायम थे, खुरदरे नहीं थे, ऐसे उड़ते उड़ते नहीं थे, रफ नहीं थे, कर्ली कर्ली जैसे हो गए हैं, उस पर भी फर्क पड़ता है। जैसे कि अपने नाखून होते हैं, जैसे नाखून अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, उस पर कोई दाग नहीं है, उस पर कोई लाइन नहीं है, उसमें कोई गड्ढे नहीं हैं, तो जिस तरह नाखूनों पे असर होता है वैसे बालों पर भी असर होता है। वजन भी अगर किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। अपने हाथ में सोना, खाना, तनाव न लेना है, बाकी अपने हार्मोन के लिए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, और जेनेटिक है तो भी डॉक्टरी सलाह। स्ट्रेस जो है उसको हटाएं, मेडिटेशन करें, व्यायाम दुरुस्त करें, अच्छे से सोएं, ठीक खुराक खाएं, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर अगर कोई विटामिन बोले तो आप ज़रूर लें। अगर डॉक्टर बोलें कि कोई हार्मोन तकलीफ है, ये हार्मोन खाने हैं, ये टेस्ट कराने हैं, तो कृपया करवाएं। अगर डॉक्टर बोले कि कोई सोनोलॉजी करनी है लेडीज़ की, अल्ट्रासाउंड करना है, तो ज़रूर कराएं। आनाकानी न करें। खुराक जैसे खाएंगे, जितना खून आपका होगा, जितना अच्छा बढ़िया हीमोग्लोबिन होगा, जितना अच्छे प्रोटीन होंगे, ठीक है, तो उतने आपके बाल तंदुरुस्त होंगे। बिकॉज आखिरकार हमारे बाल और हमारे जो नाखून है, ये है क्या? ये तो एक किस्म का प्रोटीन है। लोग कहते हैं ये डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू नहीं है, ये ग्रो करता है ना आखिरकार। तो इसमें जो केराटिन है वो प्रोटीन है, तो अगर अच्छा प्रोटीन होगा तो जड़ तो जिंदा है ना, जड़ को तो खुराक चाहिए, तो आपको अच्छा खाना खाना है। फिर ये है कि हम कोई दवा लगा सकते हैं क्या अपने स्कैल्प पे, यहाँ पर सर पे, बालों की जड़ों में, क्या हम कोई खुराक लगा सकते हैं? तो देखिए, मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, पर नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी में भी काफ़ी सारे टॉनिक्स हैं, तेल हैं, उपचार हैं जो दिए जाते हैं और बालों पे लगाए जाते हैं, जिससे खुराक बढ़ती है। तो एक तरफ आयुर्वेद में तो भृंग आदि है जो कि बहुत मशहूर जड़ी बूटी है, सतत्व है, ये बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं। होम्योपैथी में भी दवाइयाँ हैं जो कि खाने को भी होती हैं, लगाने को भी होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये जो मेडिसिन की फील्ड है ये दूसरी मेडिसिन से अच्छी है, बुरी है, इलाज सब जगह है। मैं तो एलोपैथी की विशेषज्ञ हूँ, तो हमारे पास हेयर की टॉनिक्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, सेरम्स भी हैं जो हम लगाने को देते हैं। ऐसी ऐसी थेरेपीज़ भी हैं जिसमें कि हम लोग बाल में कुछ कुछ विटामिन डालते हैं, कुछ कुछ प्रोटीन डालते हैं, कुछ कुछ सेरम डालते हैं, और फिर उसको उस सर की चमड़ी से अंदर लेने के लिए हम उस पे माइक्रो इन्फ्यूजन करते हैं, उस पे प्रेशर डाल के उसके अंदर डालते हैं कि भाई पूरा अंदर चलो, सिर्फ बाहर बाहर ना रह जाओ। तो मीज़ोथेरेपी, माइक्रो इन्फ्यूजन, हेयर थेरेपी, हेयर केयर, हेयर स्पा, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और दवाइयाँ भी कई बार हार्मोन जब अटपटे होते हैं तो हार्मोन को ठीक करने के लिए मुंह से दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अगर आप अपने बालों को तेल लगाएं, मसाज करें, जिसे चम्पी बोलते हैं, कोई और फ़ायदा होना हो, कम से कम जो बाल हैं बाहर निकले हुए, पहले से उगे हुए बाल हैं, उनको बाहरी तह पे एक न्यूट्रिशन, एक पदार्थ मिलता है जो कि उन बालों को मुलायम करता है। यहाँ तक कि हम तेल भी जो यूज़ करते हैं वो क्या वेजिटेबल ऑयल है या प्योर ऑयल है, ये भी फ़र्क पड़ता है। वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है या मशीन का निकला हुआ हीट प्रेस्ड ऑयल है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। मसाज का ये मतलब है कि अगर हमने किसी भी जगह मसाज करा तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पर जो खून आ जा रहा है उसकी मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। स्टीम थेरेपी की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जिस जड़ से बाल निकल रहा है उसको अगर हम
स्टीम देंगे तो वो बाल जो है, उस जड़ का जो मुंह है वो खुलेगा और वो भाप से जो भी हमने तेल या जो भी टॉनिक लगाई है वो ज़्यादा अंदर तक पहुंच पाएगी। आज डर्मा रोलर्स भी हैं इसी बात को सपोर्ट करने के लिए कि हम मसाज कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ से जिसमें हल्की हल्की छोटी छोटी सुइयाँ हैं जो ऐसे दर्द नहीं देती, पर किसी तरह जो भी हम दवाई लगा रहे हैं उसको वो अंदर ले रही है। आजकल बहुत सी और भी इलाज आ गए हैं, जैसे कि हमारा ही खून लेके उसी में से पदार्थ निकाल के उसी पदार्थ को इंजेक्शन के द्वारा हमारे ही स्कैल्प में लगाना। कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि ख़ास हमारे बालों के लिए बनाए गए हैं और हमें फ़ायदा करते हैं। तो क्या हर बार हमारे बाल वापस ग्रो कर जाते हैं? जवाब है नहीं। क्या ज़्यादातर ग्रो करते हैं? हाँ। तो आशावादी तो रहना ही है। अगर कुछ आप लोगों को फ़ायदा हुआ है, शो पसंद आया है और ये टॉपिक पसंद है, इसमें रुचि रखते हैं, तो मुझे कुछ लाइक्स दें, कुछ सिग्नल दें, कुछ लिखें, कुछ बताएं, इसको शेयर करें, इसके व्यूज़ बढ़ाएं। तो हेयर फॉल के विषय में आज हमने चर्चा करी, यानी बालों की बीमारियों के बारे में, जिसमें बाल झड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और इसके कई कारण हैं। आप सबसे अलविदा लेती हूँ। शब खैर।